नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 16 की 16। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो एक स्फेयर होगा आपके पास और वो यूनिफॉर्मली आप उसको चार्ज किए हुए हैं, उसके ऊपर चार्ज दिए हुए हैं। और फिर देखेंगे हम लोग कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल्स होंगे डिफरेंट पोजीशंस पर, मतलब इनसाइड द स्फेयर, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द स्फेयर, तो ये इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, जिस प्रकार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किया था ऐसे केसेस में। तो इस बार अब आप पोटेंशियल के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए दो केस पढ़ना होता है। फील्ड वाले केस में भी पढ़ा था आपने, अब यहाँ भी आपको दो केस है। केस वन में क्या होगा, स्फेयर या तो हॉलो हो या तो सॉलिड हो, डजेंट मैटर, लेकिन कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो स्फेयर अगर कंडक्टिंग है, अब कंडक्टिंग या तो हॉलो भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टिंग होना चाहिए। या फिर अगर ये सिर्फ अगर नॉन कंडक्टिंग है तो फिर हॉलो होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इस पर चार्ज देते हो तो फिर इन केस में होगा क्या कि सारे के सारे चार्ज जो होंगे वो आपको सरफेस पर नजर आ जाएंगे। इन साइड में कहीं भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सॉलिड भी है और कंडक्टिंग है तो सारे चार्ज फ्लो करके सरफेस पर आ जाएंगे। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो फिर ये, अगर आप नॉन कंडक्टिंग है और हॉलो है तो फिर आपका मटेरियल सिर्फ बाहर ही रहेगा तो चार्ज भी बाहर ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है व्हेन द चार्ज स्फीयर इज कंडक्टिंग, ओके, कंडक्टिंग होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। और ऑब्लिक करके हमने इसलिए यहाँ पे हॉलो भी दे दिया है। ठीक है, तो अगर ये हॉलो है तो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है और कंडक्टिंग भी हो सकता है, डजंट मैटर। बट जो भी केस रहे आप इसमें मेनली यही देखेंगे कि चार्ज जो रहेगा यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड रहेगा, मतलब ऑन द सरफेस पर ही रहेगा, इन साइड में चार्ज नहीं रहेगा। उसको हम कंसिडर करेंगे केस वन। तो वही हमने लिखा है इन दिस केस ऑल द चार्ज ऑन द स्फीयर विल रिमेन ऑन द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पर ही आपको सारे चार्ज जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे यूनिफॉर्मली। अब आपको इनसाइड के पॉइंट को P1 मैंने कहा, सरफेस वाले को P2 कहा और आउटसाइड वाले को P3 कहा। सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लेना है, ये R आउट हो गया, ये कैपिटल R हो गया, ये R इन हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1, P2 एंड P3 दैट इज इनसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस एंड आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे Vp1 यहाँ वाला इनसाइड वाला एंड Vp2 की, यहाँ पे जो कि एक सरफेस पर है। तो सिंस वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हियर विल बी जीरो। अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, अगर हम इनसाइड की बात करते हैं तो आप पढ़े हैं कि इनसाइड में यहाँ पर इस केस में जब चार्ज आपके सिर्फ आउटर सरफेस पर हो तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो। ई इनसाइड इज जीरो, ये पता है हमको, तो उसी को यूज कर रहे हैं। तो इनसाइड इज जीरो और ई की वैल्यू होती है क्या, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। तो चूंकि जब ई जीरो हो गया तो आप कह सकते हैं डीवी बाई डी आर भी जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ? तो डीवी बाई डी आर अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब इस v के बारे में आप क्या कहेंगे, इस v के बारे में आप कहेंगे कि v जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और ये हमने इनसाइड के लिए बात की तो v in विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है, जानते हैं आप इस बात को। सो v in विल बी कांस्टेंट, हेंस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर विल बी कांस्टेंट। अंदर में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, क्योंकि e n जीरो है तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं V in विल बी कांस्टेंट। ओके, एंड सिंस एट सेंटर, सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो सारा का सारा चार्ज इस सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर है, तो आप इस सेंट्रल पोजीशन पर पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हो। वो हो जाएगा के क्यू बाय आर। सेंट्रल पोजीशन भी एट ओ विल बी के क्यू बाय आर। तो ये जो अंदर में आपने कहा कि हर जगह कांस्टेंट और सेंटर पर आपको निकल के आ रहा है कितना, V एट O निकल के आ रहा है के क्यू बाई आर। क्यों? क्योंकि सारा का सारा Q सेंटर से R डिस्टेंस पर है, इसलिए बनेगा के क्यू बाई आर। सिंस ऑल द चार्ज Q रिमेन्स एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब यही रिजल्ट निकला कि इन साइड में कहीं भी हम पूछेंगे वो सेंटर के बराबर होगा और वैल्यू होगी के क्यू बाई आर। और अगर आप इसी को देखो तो जो इनसाइड है उसको अगर कैपिटल आर के बराबर कर दो तो फिर आपका
वो इनसाइड में क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो वो जो होगा ना वो सरफेस के लिए भी आपको अप टू सरफेस तक के लिए आपको वो वैलिड रहेगा, क्योंकि आर इनसाइड जो है आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के आर तक के लिए होगा, और ऑन द सरफेस के लिए भी आपका ये वैलिड होगा। वैसे आप जब आउट वाला फार्मूला पढ़ोगे तो उससे भी आप सरफेस के लिए निकाल सकते हो, बट हम यहाँ पर भी आपको बता दें कि जो भी आएगा के क्यू बाई आर वो सरफेस के लिए भी वैलिड होगा, एंड दैट इज इक्वल टू Vp1 एंड Vp2। तो Vp1 Vp2 का आपको आ गया। Vp3 जो आउटसाइड है, या फिर अगर आप उससे भी सरफेस के लिए जानना चाहें तो उसके लिए फार्मूला कैसे वर्क करेगा तो वो जरा सा देखते हैं। तो आउटसाइड के लिए अब हम काम करेंगे यहाँ पे। तो आउटसाइड के लिए सिंपल है, फॉर Vp3 तो क्या होगा, आउटसाइड है तो ये सारा का सारा चार्ज जो होगा वो सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, सेंटर पर आ जाएगा तो वहां से जो भी दूरी बनेगी उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एक लाइन कि इन दिस केस ऑल द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर will be assumed to be at the center of the sphere and will act like a point charge. Okay, like a point charge. तो पॉइंट चार्ज की तरह वो बिहेव करेगा। सो Vp3 will be KQ बाय डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा सारा का सारा क्यू लिए हुए, और ये डिस्टेंस आर आउट, KQ बाय आर आउट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में अगर आपको यहाँ से भी सरफेस पे जाना है तो आप कह सकते हो इफ आर आउट टेंस टू कैपिटल आर, आर आउट की वैल्यू अगर कैपिटल आर के इक्वल हो जाए तो फिर भी आउट जो होगा वो एक्चुअली में भी सरफेस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर वही सरफेस वाली वैल्यू वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्लियर हो गया कि इन साइड में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और आपका जो है बाहर में आएगा तो वो पॉइंट चार्ज की तरह आपको दिखाई देगा। तो के क्यू बाई आर आउट के हिसाब से, और सरफेस पर हो जाएगा के क्यू बाई आर, और अंदर में भी कहीं पर भी हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो इसका एक छोटा सा ग्राफ आपको कहेगा कि इसका हम लोग को जरा सा ग्राफ के थ्रू बता देना है। तो ग्राफ इसका कैसा ड्रॉ किया जाएगा उसको देखिए। तो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये सेंट्रल पोजीशन हो गया, ऐसे ही लेके चलो, इधर आपका आर बढ़ता जाएगा, ये सेंट्रल, ये हो गया आपका भी एट एनी पॉइंट पी, ये हो गया आपका सेंट्रल पोजीशन पे। तो आपने देखा कि सेंटर पर भी क्या वैल्यू है के क्यू बाई आर, और ये पूरा अंदर में कांस्टेंट है सरफेस तक। तो यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू आर, तो ये सरफेस हो गया, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू, और ये वैल्यू है कितना, तो ये है आपका के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये आर लेस देन कैपिटल आर हो गया, यहाँ पर ये सेंट्रल पोजीशन। तो ये अंदर में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट हो गया। ओके, और फिर बाहर क्या होगा, तो बाहर इस फार्मूला से होगा, मतलब वी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउट, मतलब हाइपरबोला, हाइपरबोला के हिसाब से कम होता चला जाएगा, इस तरह से दूर जाकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आउट, मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ है ना यहाँ। तो सरफेस से बाहर माने आउटसाइड हाइपरबोलिकली डिक्रीज होता जाएगा, और सरफेस तक जो है वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v इनसाइड इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और यहाँ पर आपका v आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आउट। तो ये इसका प्रॉपर ग्राफ हो गया कि जब तक सरफेस पर थे कांस्टेंट थे, सरफेस तक थे तो कांस्टेंट थे, सेंटर से लेकर के सरफेस तक यहाँ हर जगह यही वैल्यू आएगी, बाद में हाइपरबोलिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो केस 1 तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। केस 2 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए रिजल्ट को याद रखना है, और अगर आप जानना चाहेंगे उसके मैकेनिज्म को कि किस तरह से आ रहा है वो रिजल्ट, तो आइए जरा उस पर बात कर लेते हैं।
तो आइए अब केस 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। देखिए व्हेन द स्फीयर इज सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग, तो केस 2 में क्या होगा कि आपका जो स्फीयर होगा वो सॉलिड होना चाहिए और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंडक्टिंग लिखा तो फिर से चार्जेस सारे बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कैसा स्फीयर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, तभी आपका ये केस चलेगा। मतलब होता क्या है कि ऐसे केस में जो आपके चार्ज होंगे ना, दैट विल रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड इट्स वॉल्यूम, वो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो जाएगा। वही हमने लिखा है केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अकर्स हियर। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, जब चार्ज आपको इनसाइड आउटसाइड सब जगह मौजूद है, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें भी अब आपको इनसाइड वाले पॉइंट पर, सरफेस पर और आउटसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल को प्राप्त करना है, तो क्या होगा कि बाहर वाले पॉइंट के लिए और सरफेस के लिए बिल्कुल जो पहले का कैलकुलेशन है इससे पहले वाले केस का बिल्कुल उसके जैसा ही रहेगा। ये सारा का सारा चार्ज आपके सेंटर पर आ जाएगा और फिर आप उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए आप यहाँ भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे स्फीयर पर भी निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा है इन दिस केस अगेन ऑल द चार्ज ऑफ द स्फीयर कैन बी अज्यूम्ड टू बी एट इट्स सेंटर एंड बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये सारा का सारा आपके सेंटर पॉइंट के लिए आ जाएगा, किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो फिर आपका ये Vp3 इस सारे को पॉइंट चार्ज मानिए और यहाँ पर डालिए और उससे क्या आ जाएगा KQ बाय आर आउट। तो वही हमने लिखा KQ बाय आर आउट, वी आउटसाइड के लिए ये लिख सकते हैं जो कि Vp3 था। और उसी तरह से जब आर आउट को आप टेंस टू ले जाएंगे कैपिटल आर के बराबर, तो ये सरफेस का भी आपको बता देगा। सो Vp2 बी सरफेस KQ बाय कैपिटल आर। ओके, सेम एज प्रीवियस केस। ठीक है, अभी इन साइड के लिए जब आप काम करोगे यहाँ पे, तो इन साइड के लिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा कि Vp1 दैट इज इनसाइड के लिए आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमको यूज करना पड़ेगा। हम जानते थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ dV बाई dr, तो इसको जरा रिवर्स फॉर्म में फिर dV निकालेंगे E इंटू dr का इंटीग्रेशन करते हुए, तो उसको हम लोग यूज करेंगे और फिर जाकर के आपको इनसाइड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा। तो आइए जरा उसको भी देखा जाए। हाँ बच्चों, तो देखिए आइए अब इसको समझते हैं हम लोग कि इनसाइड के लिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग को इनसाइड में यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करो, बेसिक डेफिनेशन को यूज करो। बेसिक डेफिनेशन में क्या था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक लाने में, जैसे आपको P1 पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही हो जाएगा इस P1 पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो dV इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, और दोनों साइड फिर लगा दीजिए इंटीग्रेशन। तो जब इन्फिनिटी पर होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो कोई वर्क डन नहीं होने वाला, कोई पोटेंशियल नहीं होने वाला, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ऐसे भी जीरो। और उसके बाद जब आप वो आर इन पर ले आते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी से कहीं से डिस्प्लेस करते हुए आर इन तक लाते हैं, तब जो पोटेंशियल बनता है वो ये हो गया आपका Vp1 या V इनसाइड। ओके, और इधर आर इन ये चलेगा। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात क्या है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे आएगी। मैथमेटिक्स कहता है कि अंदर में ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आ रहा है, और अगर फंक्शन बदल जाए कभी, तो फिर जो इंटीग्रेशन यहाँ से इन्फिनिटी से आर इन है, इसको आपको अलग अलग पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। जितनी बार फंक्शन चेंज करेगा ये उतनी बार आपको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर फंक्शन दो बार चेंज होता है। जब बाहर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई आउटसाइड, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा, KQ बाय आर आउट का स्क्वायर होता है, इस फंक्शन को यहाँ पे कैरी करता है। और जब वो इनसाइड की बात आते हैं, तो इनसाइड में जो ई इनसाइड है वो आपका अलग फंक्शन को कैरी करता है। देख लीजिए KQ बाय आर क्यू इंटू आर इन आ जाता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है डिस्टेंस के, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर है डिस्टेंस के हिसाब से। तो फंक्शन चूंकि अलग अलग हो गए, इसलिए आपको इसको दो पार्ट में यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया इन्फिनिटी बाहर वाला, इन्फिनिटी से आप आओगे कैपिटल आर तक, सरफेस तक, और दूसरा आओगे आप सरफेस से फिर अंदर आर इनसाइड के किसी पॉइंट P1 तक। तो इसलिए आपने यहाँ पर तोड़ा इन्फिनिटी से आर तक ए फंक्शन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड वाला यूज होगा। और फिर आपने दूसरा तोड़ा कैपिटल आर जो कि सरफेस हो गया, वहां से आर इन साइड तक अंदर में। ठीक है, तो वहां पर ई इन का फॉर्मूला लगेगा, ई इन साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा, और इंटू डी आर हो गया। अब ये दो टर्म आ गए यहाँ पे। अब इन्हीं दोनों टर्म को आप यहाँ पे फिर से ध्यान रखिएगा, ई आउट की वैल्यू ये रखनी है KQ बाय आर आउट स्क्वायर, और ई इन की वैल्यू रखनी है KQ बाय आर क्यू इंटू आर इन। चलिए अब इन्हीं दोनों टर्म को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि अगर इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हो, इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक ला रहे हो, इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हो आप, तो एक तरह से आप यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा उसी को यूज करोगे, वही वर्क डन होगा।
तो सरफेस पर का पोटेंशियल तो हम जानते हैं के क्यू बाई आर होता है, तो हम डायरेक्टली इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, के क्यू बाई आर लिख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप चाहे तो इस टर्म को के क्यू बाई आर लिख सकते हैं। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर, क्योंकि क्या हो रहा है इस टर्म में, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप आर डिस्टेंस तक ला रहे हो, मतलब सरफेस तक ला रहे हो, और ऐसे में जो भी आपका वर्क डन होगा वही होगा उस पॉइंट पर का पोटेंशियल। तो आप इसी फॉर्मूले को जब आप अलग से भी मैंने आपके लिए देखिए सॉल्व कर दिया यहाँ पे, के क्यू ई आउटसाइड के लिए क्या रखिएगा, के क्यू बाय आर आउट का आर सिर्फ रखते हैं, आर आउट बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इन्फिनिटी से आर तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन लगा देना है। तो इसको आप सॉल्व करो, के क्यू देखिए बाहर आ गया, माइनस भी था पहले से, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर की पावर -2 हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद फिर देखिए इन्फिनिटी से आर था, आर पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, ये बनेगा -1/r, ये x नहीं आप इसको r लिखेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम r। ओके, कैसे आया, अगर आप भूल गए तो ये वाला फॉर्मूला याद करिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी हुई है, -2, तो -2 अगर होगा तो ये चीज देखिए -2 + 1 -2 + मतलब -1/x में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x की पावर -1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 होगा, तो -1/x आपको आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे 1/r² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, -1/r, तो -1/r आ गया, और लिमिट आपको इन्फिनिटी से r रखनी थी। तो अब आपका देखिए माइनस, इस माइनस को साथ ले आइए तो प्लस हो जाएगा, और 1/r बच गया, r से इन्फिनिटी। अब एक बार r रखेंगे या कैपिटल R, और फिर माइनस के क्यू बाय इन्फिनिटी रखेंगे, तो देखिए समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, बचा क्या, के क्यू बाई आर। तो देख सकते हैं आप के क्यू बाई आर, तो वही हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन से भी वो क्लियर है, और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क डन होगा वही सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो के क्यू बाई आर होता है, वो ये वाला टर्म आपको बता गया, ठीक है। अब सवाल उठता है इसको फिर क्या लिखें, ये जो आपका सेकेंड टर्म बच गया माइनस ऑफ ई इनसाइड, और उसका इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में, और विद इन द लिमिट कैपिटल आर टू आर इनसाइड, है ना। तो इसका क्या होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, देखिए ध्यान से। तो उसी तरह से माइनस के क्यू बाय आर क्यू, क्योंकि देखिए ई इनसाइड की वैल्यू लिखनी होगी, इनसाइड वाला यहाँ पर था, ये देख सकते हैं, ई इनसाइड बराबर के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर इन। आर इन को फिर से हम लोग यहाँ पे आर लेकर के चलते हैं, तो के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर, और आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए के क्यू बाय आर क्यू तो बाहर ही आ गया, माइनस साइन पहले से था, आर डी आर सिंपल सा है। अब आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे आर इन, अपना लिमिट चढ़ेगा, तो लिमिट आप लगा दीजिए, आर इन का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2। और ये आर क्यू था, तो क्या करना है हमको कि इसमें से एक आर यहाँ पे रखिए, बाकी आर स्क्वायर आप अंदर में रख सकते हैं, ठीक है, अरेंज करने के लिए, ताकि आर स्क्वायर जब आपस में ऑपरेट हो तो कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए इस माइनस को भी मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, माइनस को अंदर ले जाने से कैपिटल आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर इन उधर चला गया, ठीक है, बाकी एज इट इज रह गया। अभी आगे बढ़िए, के क्यू बाय आर हो गया। अब यहाँ देखिए ये इसके साथ अब आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, हाफ बचेगा, फिर माइनस इधर हो गया आर इन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ ऑफ के क्यू बाय आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस साइन, फिर हाफ ऑफ आपका के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर इन का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के क्यू बाय आर को ये वाले सेकेंड टर्म के साथ, तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो माइनस के साथ इतना सारा चीज था वो ये वैल्यू में रिड्यूस कर गई, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई ये वाली वैल्यू। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये माइनस के साथ था सब कुछ, तो ये प्लस साइन के साथ यहाँ पे रखा जाएगा, क्लियर। तो प्लस साइन के साथ कितना रखा जाएगा, हाफ ऑफ के क्यू बाय आर, फिर माइनस हाफ ऑफ के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर इन का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये के क्यू बाय आर प्लस हाफ ऑफ के क्यू बाय आर, तो 1 + हाफ इज 3/2, सो 3/2 टाइम्स के क्यू बाय आर हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ हाफ ऑफ के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर इन स्क्वायर, सही था। अब इसी चीज को आपको अरेंज कर लिया गया, के क्यू बाय आर को कॉमन कर लिया गया, यहाँ पे बच गया 3/2, और यहाँ बच गया माइनस ऑफ हाफ के क्यू बाय आर बाहर गया, तो नीचे का आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आर इन का स्क्वायर, सो आर इन का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो इनसाइड की पोटेंशियल है ये आपको याद रखनी चाहिए, याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में कभी पूछता है आपसे। तो इनसाइड का ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या होगा कि आपको सेंटर पर पूछेगा, तो सेंटर पर के लिए आप निकालिए। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, आर इन की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो 0 अगर आप पुट करते हो
तो आपका ये टर्म सीधा गायब हो जाएगा, मतलब 3/2 टाइम्स के क्यू बाई आर आ जाएगा। देख रहे हो, 3/2 टाइम्स के क्यू बाई आर। अब के क्यू बाई आर क्या था, सरफेस पर की वैल्यू थी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेंटर की जो वैल्यू होगी वो सरफेस के वैल्यू का 3/2 टाइम्स होगा। ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगा सेंटर पर वैल्यू। तो डेफिनेटली ये जो आप देखिए, अब हम ग्राफ की जब बात करेंगे तो v इन साइड के लिए जब ग्राफ लिखा जाएगा आर इन के रिस्पेक्ट में, तो आर इन का पावर 2 है और ये v इन का पावर 1 है, मतलब ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक है, और चूंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए डिक्रीजिंग होगा, तो पैराबोलिक डिक्रीजिंग ग्राफ आपको आएगा इन साइड में। ओके, तो आइए जरा उसको ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ किस प्रकार का ड्रॉ किया जाएगा। तो ग्राफ देखिए बहुत इजी है, जैसे इसी पे समझने के लिए इसी के पैरेलल में आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आर हो गया आपका, ये ओ पॉइंट है तो ये ओ पॉइंट हो गया। ओ पॉइंट पर जो है वैल्यू आएगी वो काफ़ी ज़्यादा है, वो 3/2 टाइम्स सरफेस पर की वैल्यू वी एट एस कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ वी एस क्या हो गया, सरफेस पर की वैल्यू के क्यू बाई आर। क्लियर है, ओके। अब उसके बाद आपने कहा कि ये जब सरफेस पर की वैल्यू है तो वो कितनी है, के क्यू बाई आर है, ये कितना है 3/2 टाइम्स है, तो ये यहाँ पर कहीं रहेगा, मतलब ये इस पॉइंट को मैच करेगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इनसाइड हो गया, इधर हो गया आर इनसाइड विच इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा, तो पैराबोलिकली इस तरह से डिक्रीज करा देंगे इसको। ठीक है, वो कर्व था और ये पैराबोलिकली डिक्रीज कर गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आ गया सरफेस पर, ये हो गया आपका वी एस। ओके, और अब इसके बाद बाहर वाला, तो बाहर वाला तो बिल्कुल वही प्रीवियस केस वाला हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर आपका ऐसे ग्राफ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आउटसाइड उसी तरह से 1/r आउट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो आप लिख सकते हैं पैराबोलिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, कभी पूछा नहीं है वैसे कि यहाँ पे किस नेचर का होता है, लेकिन अगर कोई पूछा तो पैराबोलिक बता सकते हैं। तो ये वाला हो गया और ये कैपिटल आर हो गया, इधर आर ग्रेटर देन आर आउट एक्चुअली हो जाएगा ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो ऐसे करके ऊपर से ऐसे जाएगा, फिर आपका ऐसे। ठीक है, एंड सो ऑन। ये वाला आपका हो गया वीपी का पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। तो इन साइड में जब है तो सेंटर पर मैक्सिमम होगा, वहां से घटता ही जाएगा, मतलब ये थ्रू आउट घटता ही जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा, सरफेस तक जो घटेगा वो पैराबोलिकली डिक्रीज होगा, और फिर सरफेस के बाद जो घटेगा वो हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस वाले केस का भी ग्राफ देख सकते हैं। चलिए आइए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स। तो दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स दिए हुए हैं, मतलब ये सेल है जिन दोनों का सेंटर जो है एक ही जगह है, एक छोटा सेल हो गया और इसके बाहर एक बड़ा सा सेल हो गया। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो सेल है इसका रेडियस a है, बड़ा वाला जो सेल है उसका रेडियस b है। छोटे वाले सेल के सरफेस पर कोई पॉइंट हमने a ले लिया, बड़े वाले के सरफेस पर हमने कोई पॉइंट b ले लिया। अब चार्जेस जो है हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मान लो कि छोटे वाले को हमने दिया q1 और बड़े वाले को मान लो हमने दे दिया q2 चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। अब क्या देखना है यहाँ पे, हमें मान लो पता करना है कि भैया a पर पोटेंशियल क्या हुआ, b पर पोटेंशियल क्या हुआ, ये बताइए। दोनों जो सेल है आपका उसके सरफेस पर पोटेंशियल्स क्या होगा निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड VA एंड VB। ठीक है, इन दोनों को हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो देखो, तो पहले जैसे कि अब आप अगर B के लिए बात करो, तो B पर जो पोटेंशियल आएगा वो अपने इस Q2 की वजह से तो आएगा ही आएगा। वो कितने का आएगा, तो क्लियरली जो आप VB लिखेंगे वो आप लिखेंगे KQ2 बाई बड़ा वाला रेडियस B। ठीक है, उसका B था तो B आ गया। अभी Q1 की वजह से भी होगा, क्योंकि ये देखिए इस वाले स्फीयर के लिए ये वाला B पॉइंट जो है वो बाहर आ गया,
तो बाहर आ गया तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अपने सेंटर पे चला जाएगा। ये बहुत ही बेसिक थ्योरम है जो शुरू से यूज होता आ रहा है कि कोई भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो बाहर वाले पॉइंट के लिए सारा चार्ज अपने सेंटर पर आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा, Q1 बनेगा, और Q1 के लिए भी आपका यहाँ पर काउंट होगा तो प्लस के Q1 बाय, यही डिस्टेंस काउंट होगा तो B। ओके, तो ये चीज़ आ गई। आप चाहें तो फिर आप इसका कॉमन ले सकते हैं, K/B कॉमन ले लीजिए और आपका ये Q2 प्लस Q1 या Q1 प्लस Q2 आप लिख सकते हैं। ये होगा आपका VB। ठीक है, अब इसी तरह से भी A के लिए बात करते हैं। तो A के लिए बात करेंगे तो पहले तो अपने Q1 की वजह से हो जाएगा वो, तो K Q1 बाय A अपने Q1 की वजह से यहाँ पे, ठीक। प्लस इसमें भी ऐड होगा Q2 की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। हमने अभी पहले पढ़ा पीछे वाले केस 1 में कि अगर कोई सेल है हमारे पास तो उसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है इनसाइड में भी उतना ही पोटेंशियल होता है इस Q2 की वजह से। अब इनसाइड का ही पॉइंट ये है तो इसका जो भी पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा सरफेस पर, वही पोटेंशियल यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। मतलब कि आपको ऐड करना पड़ेगा K Q2 बाई B, है ना। सरफेस वाला पोटेंशियल अंदर में हर जगह एक समान रहेगा तो आकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका कॉमन नहीं आ सकता कुछ ना, नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे पूछता है, कहता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मान के चलिए कि हमने इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, कोई एक कंडक्टिंग वायर ले दिया और उसको कनेक्ट कर दिया, तो बोलता है बताइए फिर करंट किधर फ्लो करेगा, है ना। तो करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब कि अंदर वाले से बाहर की तरफ आएगा चार्ज का फ्लो होगा या फिर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ये पूछता है हमसे। तो कैसे करना है इसके लिए, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि VA अधिक है या फिर VB, अंदर वाले पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है या फिर बाहर वाले पर ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, VA माइनस VB को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई VA जो है वो ज़्यादा है। अगर निगेटिव आ जाती है तो कहेंगे VA कम है। तो आइए VA माइनस VB लिखते हैं। तो VA मेरे पास था K Q1 अपॉन A प्लस K Q2 अपॉन B, और अब हम VB लिखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ माइनस ऑफ K Q2 अपॉन B माइनस ऑफ K Q1 अपॉन B, यही हो जाएगा। कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है हमको तो कैंसिल करेंगे, K Q2 बाय B ये कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए क्या बच गया, अब आपका बचा K Q1 कॉमन 1 बाई A माइनस 1 बाई B। क्लियर है ऐसा। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, K Q1 LCM में आ गया AB, अब वो हो गया B माइनस A। यहाँ पर सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, आपको देखने से पता चल रहा है B जो है वो ज़्यादा है, A जो है वो कम है। छोटे स्फीयर का वो रेडियस था A, वो कम है, बड़े स्फीयर का रेडियस है B। तो क्लियरली क्योंकि B ग्रेटर देन A है तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म तो पॉजिटिव ही हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो गया, सो आप लिख सकते हैं VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब इन साइड में जो पोटेंशियल होगा वो आपका हाई पर जाएगा और आउटसाइड का जो आएगा वो लो पर जाएगा। तो करंट अगर फ्लो भी करेगा, चार्ज अगर फ्लो भी करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ, अगर आप जोड़ते हो कोई कंडक्टर को दोनों के बीच में, तो करंट का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एनी conducting wire is attached between both the concentric spheres या cells, then the current will flow from inside to outside sphere। ठीक है, तो किसी भी तरह का आप इसको यहाँ पे चार्जेस दे दीजिए, किसी भी तरह से हमेशा अंदर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और बाहर का कम ही होता है, और उस वजह से अंदर से बाहर की तरफ आपका चार्ज फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा।
ये एग्जांपल ठीक से क्लियर समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ ए और बी पर हमने पोटेंशियल प्राप्त कर लिया था। अब अगर मान लो कि इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर सी मान लो, और इनके अंदर में ले लिया कोई पॉइंट डी। अब मुझे उसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड VC एंड VD, मान के चलो इनके लिए प्राप्त करना है। तो ये सेंटर से दूरी कुछ होगी, चलिए इसको RD बोल दिया, और ये सेंटर से दूरी होगी तो इसको RC बोल दिया। ठीक है, कैसे करना है तो देखिए, और VC चलते हैं। पहले VC के लिए काम करना है। तो आपको बताया ना कि इस Q2 की वजह से जो भी सरफेस पर होगा वो अंदर में हर जगह होगा, तो C पर सरफेस वाला तो आ ही जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा ये, तो VC के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, VC हो जाएगा KQ2 बाई पूरा का पूरा, तो कितना था B। ठीक है, इस Q2 की वजह से अंदर में हर जगह क्या होगा, KQ2 बाई B, वो तो रह जाएगा। अब इस Q1 की वजह से भी होगा, तो ये Q1 सारा का सारा, देखिए इसकी एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ये सारा का सारा सेंटर पर, और फिर दूरी के हिसाब से मतलब बन जाएगा KQ1 बाई RC। क्लियर है क्या? ठीक है, दूरी के हिसाब से। तो Q1 के लिए वजह से भी हो गया, Q2 की वजह से भी हो गया। और उसी तरह से आप देखिए जरा VD पर बात करते हैं, VD पर। तो यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग, इस वाले के भी अंदर है तो पूरा का पूरा इस पर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि बीच में स्फीयर आ गया तो अब इसका असर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर में है तो इसके अंदर सब जगह आएगा। ओके, और उसके बाद क्या हुआ ना कि इस Q1 के भी तो अंदर में है, तो Q1 के जो सरफेस पर था वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर कहीं भी पूछे, सेंटर पर भी पूछता तो यही बात आती कि इसके अंदर का भी आएगा, इसके अंदर का भी आएगा। तो कहने का मतलब हो गया Q2 की वजह से कि Q2 बाई B जो उसके सरफेस पर था वो सारे आ गया, और जो इसके सरफेस पर है वो भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो KQ1 बाई इसके जो सरफेस पर है A। तो कहने का मतलब इस RD का यूज यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, RC का यूज यहाँ पे होगा। ओके, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो VC का कैलकुलेशन बता दिया, VD का बता दिया अंदर में। तो इन साइड कहीं भी होगा ना, छोटा वाला स्फीयर के इन साइड कहीं भी अगर इस सेंटर पर भी पूछे तो यही जवाब होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर कहूँ तो VO, V एट O, वो भी यही जवाब। इस अंदर में कहीं भी पूछेगा तो सब जगह एक समान, इसका भी ऐड हो जाएगा, इसका भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक हो गया आपका ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के मामले में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर, एक बार सवाल पढ़िएगा। ए चार्ज Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii R and capital R. Capital R is greater than, तो greater than small r। देखिए एक स्मॉल r का आपका बन गया और एक कैपिटल R का बन गया, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन गए। सच दैट, और इस पर क्या है, Q को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक पर कुछ जाएगा तो दूसरे पर Q माइनस Q जाएगा over two concentric hollow spheres of radius such that the surface densities are equal। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए कि इस पर स्मॉल Q चार्ज हमने दे दिया और इस पर क्या देना होगा फिर, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इस तरह से। ठीक है, कैपिटल Q को आपने बांटा है दो भाग में, तो मान लिया कि बाहर वाले पे आपने स्मॉल q दे दिया और अंदर वाले पर आपने कैपिटल Q माइनस q दे दिया, या फिर आप उल्टा मान सकते थे, इस पर स्मॉल q, इस पर कैपिटल Q माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने मान लिया। कहा कि सरफेस डेंसिटी इक्वल है, तो इसका जो सरफेस डेंसिटी है बाहर वाले का, मान लो वो सिग्मा 1 है, अंदर वाले का सिग्मा 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो गया सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 हो गया चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस पर ही होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और उसी तरह से सिग्मा 2, तो इस पर जो चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई इसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल कर दिया, और आपका ये एक रिलेशन आपका कैपिटल Q और स्मॉल q में आ गया। आप जानते हैं कि स्मॉल q आपने अपने मन से माना है, क्वेश्चन में कैपिटल Q दिया हुआ है, तो बाद में सब्स्टिट्यूट करने के काम आएगा आपका ये रिलेशन। तो अभी तो हम लोग बस इसको लिख ले रहे हैं, स्मॉल q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q एंड R स्क्वायर। अभी इसको रहने दीजिए ऐसे ही, अब आगे बढ़िए।
आपको कहता है कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर, इसके अंदर में। तो आपको बताया था कि इसके अंदर में जो होगा वो दोनों की वजह से आएगा। तो क्या होगा इनसाइड, अब मान लीजिए जैसे ऊपर सेंटर पर ही हम निकाल रहे हैं, इनसाइड में कहीं भी निकालेंगे एक जैसा ही आएगा। तो वी हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो पहले तो मान के चलो छोटे वाले की वजह से क्या हो जाएगा के, फिर क्यू इसके ऊपर का डिवाइडेड बाय ये रेडियस आर, और अब बड़े वाले की वजह से के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आपका ये कैपिटल आर, यही आएगा। अब हमें आंसर में जो है स्मॉल क्यू को यहाँ पे हटाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो कैसे करना है, तो फिर इसकी मदद लेनी पड़ेगी और फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हम लोग आइए इनकी मदद लेते हैं, स्मॉल क्यू को दोनों जगह से हटाना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्मॉल क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू आर स्क्वायर। ये स्मॉल क्यू एक साथ लाया इधर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड देन क्यू आर स्क्वायर। तो स्मॉल क्यू आपको बन गया कितना, कैपिटल क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए इसको अब यहाँ वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा के इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू की जगह हो गया कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। ओके, हो गया डिवाइड बाय आर, ये पहले से था, फिर प्लस और ये के फिर क्यू, तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो गया, और डिवाइड बाय आर, ये रह गया। बस अब इसी को आप फाइनली अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है। तो क्या मिलने वाला है देख लो एक बार, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, देन प्लस के क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर एंड देन आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए तो इनसे क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक तो आपका के क्यू कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और बाकी चीज़ें रहने देते हैं। तो 1/r माइनस यहाँ पे देखिएगा, तो के क्यू कॉमन हुआ तो आर स्क्वायर और स्मॉल आर आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा फिर से आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आर इंटू आर कैपिटल आर और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा तीनों का, फिर ये आर से लग गया तो यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, फिर आर और ये चला जाएगा तो आर क्यू बनेगा, फिर यहाँ पर आर आर बनेगा तो स्मॉल आर एंड आर स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा वही मैथमेटिकल आपको काम करना है, रीअरेंज करना है और कुछ नहीं है, बस ये। ठीक है, अब एक स्टेप और है, इनको आप थोड़ा सा ऐड करो, कुछ कैंसिल वैंसिल हो करके जो आना होगा आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, so this is equal to KQ, this is V at center या at inside any place inside the smaller sphere। तो KQ अभी देखो कैपिटल R स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर क्यू ऐसा बनेगा, फिर माइनस आर क्यू, फिर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। आर क्यू को कैंसिल कर दीजिए, और ऊपर से देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, स्मॉल आर और कैपिटल आर कॉमन आ गया, एक आर कैपिटल आर बच गया। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर कॉमन आ गया, एक स्मॉल आर बचा, एक कैपिटल आर बचा, लिख दिया, देन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कैपिटल आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आंसर है इस प्रकार से, है ना। अच्छा, इसमें देख लीजिए यही बन रहा है के क्यू स्मॉल आर प्लस आर बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू स्मॉल आर प्लस आर आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में आर प्लस आर, नीचे में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका इनसाइड में यहाँ पे कहीं भी आपको पोटेंशियल पूछे तो उसका जवाब ये देना है। क्लियर है इस तरह का सवाल।
चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।